मैं प्रेम करियर गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी का पहला क्लास है। आज बातचीत पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। जितना भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा सारा क्वेश्चन यहाँ पे आया है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में पूरा मार्क्स इस चैप्टर से चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो तो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6207657619। चलिए आगे देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दिगंत भाग 2 का पहला चैप्टर, गद्यखंड का पहला चैप्टर बातचीत, जिनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और निधन 1914 में। देखिए यही बालकृष्ण भट्ट, पिक देखिए इनका लेखक बातचीत पाठ का लेखक है बालकृष्ण भट्ट। गद्यखंड बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ये पूरा देख लीजिएगा। ये इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 51 क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन यहीं पे है। आप देख लीजिए, अपने आप विश्वास हो जाएगा। देखिए आप देखने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। बातचीत के लेखक कौन है, निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में, 23 जून 1884 में, 20 जुलाई 1902 में, 18 सितंबर 1834 में। तो क्या हो जाएगा? 23 जून 1844 में। आंसर नंबर ए। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा, 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्राच्य विद्या। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेल का विकट खेल। कछुआ धर्म है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लिखे हैं। उसने कहा था जब आप दूसरा चैप्टर पढ़े हुए तो खूब मजा आया होगा, तो उन्हीं का ये कछुआ धर्म, ये भी याद कर लीजिए, उस चैप्टर का ही याद हो जाएगा। रेल का विकट खेल है बालकृष्ण भट्ट का। रेणुका हो गया रामधारी सिंह दिनकर जी का है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये रेल का विकट खेल हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? उपन्यास है, कहानी है, ललित निबंध है, नाटक है। तो क्या हो जाएगा? ललित निबंध, या फिर निबंध भी ऑप्शन में रह सकता है, या ललित निबंध आएगा तो यह सबसे अच्छा आंसर माना जाता है। तो क्या लिखिएगा? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल के हैं, भक्ति काल के, रीति काल या आधुनिक काल। तो क्या हो जाएगा? आदिकाल। ऑप्शन नंबर डी। बालकृष्ण भट्ट जी जो थे आधुनिक काल के भारतेंदु युग के रचनाकार थे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आगे ये वाला क्वेश्चन भी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट जी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बातचीत निबंध में किन विदेशी निबंधकारों का उल्लेख है? शेक्सपियर का है, एडिसन और बेन जॉनसन का है, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ का है, या हार्डी और इलियट का है। तो क्या हो जाएगा? एडिसन और बेन जॉनसन। यहाँ पे एडिसन और स्टील भी हो सकता है, या एडिसन या बेन जॉनसन है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। किन विदेशी निबंधकारों का उल्लेख है? तो एडिसन और बेन जॉनसन। तो याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बातचीत में किस प्रकार की भाषा को श्रेष्ठ माना गया है? बातचीत में लेखक बताया है हमारी वाणी में मधुर और सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। हम किसी से बात करते हैं उस समय हमें मधुरता, अपनी भाषा में मधुरता दिखानी चाहिए और एकदम सरल भाषा में बोलनी चाहिए, जिससे हमें सामने वाला अच्छा से समझ सके। कठोर भाषा नहीं कीजिएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। जटिल भाषा भी नहीं, ज्यादा कठिन भाषा कीजिएगा तो लोगों को समझ ही नहीं पाएगा। ऊंची आवाज में बोलिएगा तो लोगों को बुरा लगेगा। तो कैसा बोलिएगा? किसी से बात करते समय मधुर और सरल रूप से बोलना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो लेखक इस पाठ में चर्चा की है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेघनाथ वध नाटक की रचना किसने किया था? तो कौन सा हो जाएगा ये पाठ? अब पाठ देखिए, ऐसे में जब देख रहे हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं मेघनाथ वध नाटक की रचना किसने किया है, तो आप जानते हैं कि इस पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। लेकिन जब सारा मिक्स क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको सभी क्वेश्चन की तरह इसको भी अच्छा से देखिएगा कि मेघनाथ वध की रचना किसने किया था। तो बालकृष्ण भट्ट। मिक्स आए कि या कहूँ आए, अच्छा से देख लीजिएगा। मेघनाथ बालकृष्ण भट्ट ऐसे याद कर लीजिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखे थे, उसने कहा था। आगे अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। सिपाही का माँ जी का है मोहन राकेश, जो सिपाही की माँ लिखे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जो जूठन पाठ के लेखक है।
तो चलिए आगे देखिए, इसका कौन हो जाएगा? मेघनाथ वध की रचना किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट जी, जो आंसर नंबर डी हो गया। समझ में आ रहा है आपको और आसान लग रहा है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा साथ ही साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे हो, अगर मेहनत अच्छा लगा हो मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको भी अच्छा लगना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगा है क्वेश्चन आंसर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारा चैप्टर इसी प्रकार आपको मिलेगा। पूरा डिटेल में जितना ऑब्जेक्टिव में आने वाला होगा बोर्ड में सारा यहाँ पे लाया जाएगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते चलिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बिताना है, ज्ञान बढ़ाना, विचारों का आदान प्रदान करना है, मनोरंजन। बातचीत का जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है, हम किसी से बातचीत क्यों करते हैं? विचारों का आदान प्रदान के लिए। वो क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, उससे हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या मांगना चाह रहा है, तो क्या हो जाएगा? विचारों का आदान प्रदान के लिए हम बातचीत करते हैं किसी से। कभी कभी मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विचारों का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छी बातचीत के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो कौन सा गुण हो जाएगा? क्रोध। क्रोध नहीं करना चाहिए बातचीत के समय, कठोरता भी नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा भी नहीं होना चाहिए। एकदम मधुर भाषा में आप बोलिएगा जिससे लोग आपसे प्रभावित हो, आपकी बड़ाई करे, आपके बारे में ज्यादा सोचे, आपकी भाषा उनको समझ आनी चाहिए, जिससे आपका चरित्र अच्छा साबित हो सके। तो कौन सा हो जाएगा? मधुरता। बातचीत में हमें कैसी भावना रखनी चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए? मधुरता। ऑप्शन नंबर बी। जो नया है सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी चैनल को। 12 देखिए, लेखक के पिता का क्या नाम है? सैनी प्रसाद भट्ट, पंडित शिवराम, बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट? क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। लेखक के पिताजी का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके माता जी का क्या नाम था? पार्वती देवी। दोनों का नाम याद कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन होगा। ये लेखक के माता जी का क्या नाम है? तो क्या था? पार्वती देवी। और उनके पिताजी का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। तो दोनों याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी। आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? स्वशक्ति, हिंदी प्रदीप, आर्यावर्त, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप। ये बहुत ही अच्छा पत्रिका था, जिसे आज बहुत दैनिक भास्कर हो गया, उसी समय ये बहुत अच्छा पत्रिका माना जाता था। लगभग 33 वर्ष ये चला, 33 वर्ष तक ये पत्रिका जो चला, पूरे प्रकाशन हुआ पूरे देश भर में। कहां से? शायद इलाहाबाद से। हाँ, इलाहाबाद से ही चलना प्रारंभ किया था। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चलिए आगे होगा। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बातचीत किस प्रकार का निबंध है? बातचीत जो है वर्णनात्मक निबंध है, विचारात्मक निबंध है, कथात्मक निबंध है या भावात्मक निबंध है? तो क्या हो जाएगा? विचारात्मक निबंध। बालकृष्ण बातचीत कैसा निबंध है? विचारात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो जब आप पाठ पढ़े होइएगा तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए, व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे? पेशे से व्यापारी थे। शिक्षक नहीं थे, किसान नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, तो क्या थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? ये भी ध्यान रखिएगा, बेन जॉनसन ने कहा था। और असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है, एडिसन ने कहा था। देखिए इसके ट्रिक को बता देते हैं। जैसे बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, और एक याद कर लीजिए एडिसन। ऐड में 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है, 2 आ गया तो माने जोड़ है, 1 और 1 2 होता है, तो इसमें मान लीजिए एडिशन, ऐड मतलब जोड़ होता है। इसे याद कर लीजिए ऐसे ट्रिक से, एडिशन ऐड मतलब उसने बोला था 2 असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। जो 2 हो गया वो जोड़ क्या चीजें हो गया, तो एडिशन याद कर लीजिएगा। और जो बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बेन जॉनसन। अब एक याद कर लीजिएगा तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वता पूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर खुद से बात करना। लेखक ने पाठ में बताया है मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम जो तरीका है वो अवाक होकर खुद से बात करना। जब आप खुद से बात करेंगे, खुद से सवाल पूछेंगे, तो किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहेगा, किसी के आपके मन मटा नहीं होगा। तो खुद से बात कीजिएगा तो आपको ज्यादा किसी झगड़ा उड़ा झंझट में नहीं पड़िएगा। तो ये बताया सबसे उत्तम तरीका जो बात करने का वो अवाक होकर खुद से बात करना है। अपने से बात कीजिए, अपने बारे में कुछ सोचिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी।
जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, और दूसरे को बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अपने सोचिए क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे टॉपर बनने की मेरे में अंदर ताकत है। अपने से बात कीजिए और मेहनत कीजिए, और ऐसा नहीं सिर्फ सपना देखिएगा। जैसे बहुत लड़का सोचता है जो हम यहाँ इस बार इस टॉपर करेंगे, लेकिन मेहनत नहीं कर पाते हैं। अब समय से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, आराम से हो जाएगा। इधर उधर के बात में मत पढ़िए और पढ़ते चलिए। जितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, इससे मैं जितना क्वेश्चन करा दूंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। विश्वास रखिए और विश्वास कीजिए, वीडियो देख लीजिए, आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा। हमको विश्वास दिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, जब आप क्लास कीजिएगा आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा। चलिए देखते हैं, समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रभाव है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संगीता संरचना किनकी है? जो श्रीनिवास दास जी की है। बाल्की देखिए ये लेखक इनका नहीं है, तो इसमें क्यों चर्चा है? क्योंकि लेखक ने इनका कुछ थोड़ा देर इनका चर्चा किया इस पाठ में, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास जी। जो बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत लिखे थे, जो मल्लेज है वो करवक लिखे थे, और अज्ञे जो रोज कहानी लिखे थे। ये सब आगे आने वाला पाठ है, इन्हीं गोधली भाग 2 का ही लेखक है। इनमें इन सभी के कहानी का या गदखंड या पदखंड दोनों की इसमें उदाहरण दिया गया। जो श्रीनिवास दास जी, इनका सिर्फ इसी में थोड़ा दूर चर्चा है, ये लेखक नहीं इस पाठ के, जैसे इनका कोई कहानी इसमें नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो संहिता स्वयंवर है किनकी रचना है? तो श्रीनिवास दास जी की है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। 100 अजान 1 सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट जी का है। संचाई का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। क्या नहीं है? परीक्षा गुरु, ये किनका है? श्रीनिवास दास जी का है। परीक्षा गुरु जो है वो श्रीनिवास दास जी का है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है? जैसे आप ऐसे नहीं याद करिएगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, ये भी आ सकता है, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा जैसे बालकृष्ण भट्ट जी का नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 1 सुजान है, संचाई का अभाव है। ये तीनों का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे देखते हैं, क्या हो जाएगा इनका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कहीं देखिए, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या हो जाता है? मवाद या धो निकल जाता है। हमारे अंदर जो भी क्लेश रहती है, जो भी किसी के प्रति ईर्ष्या रहती है, भावना रहती है, या किसी अपने अंदर जो भी कुछ छुपा कर रखे हुए है, बातचीत करने से आपके अंदर की सारी भावनाएं हल्की हो जाती है, आपका मन शांत हो जाता है। जो भी मवाद या धुआं हमारे दिल के अंदर रहता है वह धुआं वो उड़कर भाव बन जाता है। तो लेखक यही बताया है कि हमारे दिल के अंदर जो भी कोई बात रहता है ये बातचीत करने के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हमारे क्या इच्छा है, क्या कुछ करने की इच्छा है, उसी को वो बाहर निकल जाता है अपने आप जब किसी से बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बातचीत से क्या बढ़ता है? दूरी बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है या विवाद बढ़ता है? अब किसी से बातचीत कीजिएगा अच्छे से तो क्या बढ़ेगा? प्रेम बढ़ता है। ऐसा नहीं क्रोध भी बढ़ जाता है, विवाद बढ़ सकता है, लेकिन मेन रूप से हम बातचीत क्यों करते हैं? एक दूसरे से प्रेम बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। क्या हो जाएगा? प्रेम। बातचीत से क्या बढ़ता है? प्रेम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक, जब रॉबिन्सन क्रूसो थे ना, वो 16 वर्षों तक जंगल में बिताना शुरू कर दिए थे। जंगल में 16 वर्षों तक रहे। वो जानवरों की बातचीत करने, जानवरों की भाषा समझने लगे थे। 16 वर्षों के बाद उनको एक मनुष्य का आवाज सुनने को मिला। वो किनका था? फ्राइडे के मुंह से उनकी एक बात, 16 वर्ष के उपरांत उनके मुंह से एक बात सुनी थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे याद रखिए, रॉबिन्सन क्रूसो याद ही रहेगा, कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। और ऐसा भी पूछ सकता है कितने वर्षों के बाद उपरांत लेखक को फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी? तो 16 वर्षों के बाद। उठा के इधर से उधर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो टॉपर यही करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ रट जाते हैं। तो समझिए क्वेश्चन को, और इससे 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी याद कर लीजिएगा। वरना ज्यादा क्वेश्चन बना भी देंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगा। जैसे रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के। ऐसे में क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा और आंसर भी याद रहेगा, तो आराम से याद हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं आपको जैसे कैसे करना है, कैसे याद करना है, मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। तो फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, इधर उधर के चक्कर में नहीं जाइए, एक जगह ध्यान दीजिए और पढ़ते चलिए। आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24,
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, भाषण की शैली बतलाना चाहते हैं, संवाद की शैली बतलाना चाहते हैं, या विवाद की शैली बतलाना चाहते हैं? तो क्या हो जाएगा? लेखक ने बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना, बातचीत की शैली बताया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। भट्ट जी को, जो बालकृष्ण भट्ट जी थे, उनको किन्होंने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। या ऐसे पूछ सकता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के किस श्रेणी में रखा है? तो क्या हो जाएगा? एडिशन और स्टील की श्रेणी में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बालकृष्ण जी की हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए? तो क्या हो जाएगा? 1877 में। उन्होंने इलाहाबाद से 1877 में बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए। याद हो ये गया होगा कि हिंदी प्रदीप किनकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। 4-5 क्वेश्चन में आ गया है, क्लास करने का यही फायदा है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप कई क्वेश्चन में आ गया, तो किनका रचना है? बालकृष्ण भट्ट का। और कब प्रारंभ किए थे? 1877 में। कहां से निकालना प्रारंभ किए थे? इलाहाबाद से। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? 11 जून 1856 में हुआ था, 6 अगस्त 1911 में हुआ था, या 20 जुलाई 1914 को हुआ था, या 18 मार्च 1924 को हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हो गया था? 20 जुलाई 1914 को। देखिए, जितना भी चैप्टर होता है उनके लेखक का नाम, उनके माता पिता का नाम और लेखक का मृत्यु और जीवन और जन्म कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 1-2 रचना होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। हर पाठ में इसमें हर साल क्वेश्चन रहता ही है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको कोई भी चैप्टर में इसको स्किप नहीं कीजिएगा। क्या बोला मैं? लेखक का नाम, उनके माता पिता का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु और कुछ इंपॉर्टेंट रचना होती है, ये सब याद कर लीजिएगा। इससे यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और बाकी बात 1-2 इधर उधर से रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। और ग्रामर से भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो ग्रामर भी बहुत आसान भाषा में कराया जाएगा। तो जब आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए इसी चैनल पे अपलोड मिलेगा ग्रामर भी। देखिए कितना आसान भाषा से। समास पढ़ने में दिक्कत होती है, समास, संधि, विच्छेद, इस समय लोग इतना प्रॉब्लम होता है। अब क्लास कीजिए, कितना अच्छा से याद हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा देखिए क्लास, आपको मजा आएगा देखने में क्लास। तो पहले ये देखिए आज का क्लास, आज देखिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। आंसर सी। 28 में देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों तक। आगे ना पीछे बोला था कि कब तक नहीं मिला था? 16 वर्षों तक। पीछे बोला था कि भी ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है। और क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों तक। और किनके मुंह से, किनको मुंह को देखकर और किनकी आवाज सुना था? फ्राइडे को आवाज सुना था 16 वर्षों के उपरांत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 29 में देखिए, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किनका मत है? एडिसन का। पीछे भी बताया था जब बेन जॉनसन का आया था, बेन जॉनसन बोले थे असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। और बेन जॉनसन बोला था, बेन जॉनसन बोले थे, सॉरी गलत बोल दिया, बेन जॉनसन बोले थे बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। कौन बोले थे? किसका मत है? एडिसन जी का। ठीक है, बताया था 2 हो गया, एडिशन हो गया। जोड़ घटाव में चीज आ गया 2, तो क्या हो जाएगा? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ ही होता है, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। और ये याद हो जाएगा तो अपने आप ये याद हो जाएगा, 2 व्यक्ति बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन। इसमें 2 ही विदेशी लेखक का जिक्र ही है, एडिसन और बेन जॉनसन, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बेन जॉनसन नहीं होगा, मिल्टन नहीं होगा, शेक्सपियर ही था, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए दूसरा ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए ऑप्शन ए, एडिसन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? यूरोप के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यह एक बातचीत करने की कला है। इसमें ये बात को आप सुनिएगा ना, लेखक इनका जिक्र किया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित एक ऐसा भाषा है जिनको सुनने पर लोग लगेगा कि कान को और सुने, इस भाषा के बारे में और जाने, इतना मधुर भाषा बोलते हैं। इनका लेखक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जिक्र लेखक ने इस पाठ में किया है। चलिए
ये सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जब सब्जेक्टिव कराया जाएगा तो ये क्वेश्चन रहेगा ही। जो यूरोप के लोगों में प्रचलित है, इसको कान को इसको सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यही लेखक ने इस पाठ में इनके बारे में बताया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में। क्या देखिए, यूरोप की भाषा है जो बातचीत करने की एक कला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? जो नाटक के प्रारंभ में कुछ होता है, जैसे आप नाटक देखे हो या कहीं उसके प्रारंभ में कुछ होगा, उसको क्या कहते हैं? नंदी पाठ बोलते हैं। पूजा नहीं, भजन नहीं, आरती नहीं, क्या बोलते हैं उसको? नंदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होता है, तो क्या हो जाएगा? नंदी पाठ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्न लेखक के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा युग था? उर्वरा था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था या प्रतिगामी था? तो क्या हो जाएगा? उर्वरा हो गया। अनुपयोगी, अनुपयोगी क्यों था? प्रगतिशील। उस समय निबंध लेखन का विकास बहुत हो गया था, तो विकास विकसित हो गया, तो प्रगतिशील नहीं था, उससे पहले था। प्रतिगामी भी नहीं था, तो क्या हो जाएगा? उर्वरा था। भारतेंदु युग कैसा युग था? उर्वरा युग था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बातचीत निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? लेखक ने इस पाठ में जिक्र किया है कि जब दो सहेलियों की बातचीत को आप लोग सुने होइएगा, तो जब दो सहेली आपस में बातचीत करती है तो ऐसा लगता है मानो रस का समुद्र बहा चला आ रहा हो। और यह भी बताया है कि बहुत खुशनसीब होते जो दो सहेलियों के बात सुनने का मौका मिलता है। ये लेखक का मत है, आप नहीं सुनिएगा। चलिए आप अपनी बात सुनिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बातचीत निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो क्या हो जाएगा? दो पुरुषों की बातचीत में नहीं, दो बूढ़ों की बातचीत में नहीं। यही बताया, दो बूढ़ों की बातचीत में अभी नई पीढ़ी की बुराई होती रहती है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा? दो सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर सी। रस का समुद्र किनके बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो दो सहेलियों के बातचीत में, दो लड़कियों के बातचीत में ये भी दे सकता है, दो कन्याओं की बातचीत में ये भी दे सकता है। तो इस सब में आप माहिर है, तो इस सब कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बातचीत पाठ के अनुसार मनुष्य का परिचय किससे मिलता है? रूप से मिलता है, वेशभूषा से मिलता है, बोलचाल से मिलता है, धन से मिलता है। जो मनुष्य का मुख्य रूप से जो परिचय मिलता है, किसी को रूप देखने से उसका रूप देखने से उसको चिनते हैं, लेकिन उनका परिचय नहीं होता है, उनको बोलचाल से। आप अपनी भावना किसी को प्रति प्रकट कीजिएगा तो आपके बारे में जानेंगे, आपकी भावनाओं को जानेंगे, आप कैसे व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपका विचार कैसा है, आप अच्छे व्यक्ति हैं या आप खराब व्यक्ति हैं या आप चिड़चिड़ा व्यक्ति हैं, ये सब बोलचाल से ही पता चलता है। तो मनुष्य का परिचय किससे मिलता है? बोलचाल से। इस पाठ में ऐसा कुछ नहीं हो तो अब बातचीत के बारे में बोला होगा, दूसरे चीज में बोला ही नहीं होगा। जिक्र है, इससे अभी आप ट्रिक से पकड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी। 35 देखिए, बातचीत के अनुसार उत्तम वार्तालाप किसमें संभव है? दो व्यक्तियों में। लेखक ने जिक्र किया है कि बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही संभव हो सकता है, और एडिसन का मत को लेकर बताते हुए लेखक ने कहा है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही संभव हो सकता है। जब तीसरा आ जाता है तो बात, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो अपने बात को बदल लेता है, किसी दूसरे टॉपिक में चर्चा करने लगता है। यही लेखक ने इस चैप्टर में चर्चा किया है। तो क्या हो जाएगा? उत्तम तरीका वार्तालाप का दो व्यक्तियों में होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? पीछे बताया था आपको, जो बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? बातचीत करने की कला है, लेखन की कला नहीं है, भाषण की कला नहीं है। क्या है? बातचीत करने की कला है। तो ऑप्शन नंबर सी। 37 देखिए, बातचीत में कौन सी गुण नहीं होना चाहिए? बातचीत करते समय आपको कौन सी गुण नहीं होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, अस्पष्टता होनी चाहिए, जिससे आपको लोग समझ सके, आपकी भावनाओं को जान सके। तो क्या हो जाएगा? अहंकार। अब बातचीत करते हैं तो अब अहंकार बन के बातचीत नहीं कीजिएगा, आपकी बातों में अहंकार नहीं लौकना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आप जैसे एग्जाम में देखेगा ना, तो बातचीत में कौन सा गुण होना चाहिए, तब नहीं छोड़ ही देते, बहुत सारी दिक्कत होगा। अभी आप जैसे आपको हुआ होगा जब 10th का एग्जाम दिए थे या कोई भी एग्जाम दिए थे, ऐसा हुआ होगा जरूर। तो ऐसे में क्वेश्चन सबसे पहले, जैसे टॉपर ऐसे नहीं बन जाता। आप क्वेश्चन देखिए, टाइम एकदम लिमिट होता है, लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या करना होता है? क्वेश्चन देखना पड़ता है, और आंसर भी पढ़िए। जैसे बहुत लोगों का होता है, जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उनको लगता है हमको पता ही नहीं, जब आंसर पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन को अच्छा समझ लेते हैं तब आपको अपने आप बन जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी आपको नहीं पता रहेगा एग्जाम में, लेकिन जब आप पूरे अच्छा से पढ़िएगा,
जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब उसको पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे अपनी याद होता होगा। कभी भी एक बार भी पढ़े होइएगा तो आपको याद हो जाएगा, अगर शांत मन होगा तो शांत मन करके लिखेगा। और ऐसे क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़िएगा, हुलबुला के नहीं पढ़िएगा, नहीं तो बहुत क्वेश्चन गड़बड़ होता है। ऐसे ही आता रहेगा तो ये आप बाद में किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। आप गलती करते हैं, आपको टाइम है, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं पता तो आप सुनिए बात और ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। और ज्यादा कि इधर उधर के चक्कर में नहीं रहेगा, किसी अपने आइडियल टीचर को जो एक का बात समझिए, नहीं तो 10 गो के चक्कर में पड़िएगा तो 10 अंक आपका मन होगा। तो इसीलिए जो जिससे आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप अपना टीचर माने हुए, उसको ये ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और एक तरफ फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लेखक के माता का क्या नाम है? आपको पीछे बताया था, उनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम पार्वती देवी। ये भी याद रखिए, सरस्वती देवी नहीं, लक्ष्मी देवी नहीं, सीता देवी नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती देवी। तो बेनी प्रसाद भट्ट और पार्वती देवी, पहला चैप्टर ऐसे याद कर लीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, ये दोनों याद हो जाएगा, सेम नाम है। और पार्वती देवी, तो लेखक के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ऐसे याद करिए, पहला चैप्टर आप रटते रहिए, रिवीजन करते, रटने की आवश्यकता नहीं है। मात्र जैसे आप क्लास कर लीजिए, आपको अच्छा कितना अच्छा समझा, आप कितना तोड़ के समझा, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं इससे भी अच्छा समझाइए, आप कमेंट कर दीजिएगा जो थोड़ा और अच्छा समझाइए। और अगर अच्छा लगे हो तो कमेंट में धन्यवाद जरूर लिख दीजिएगा। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट में धन्यवाद लिख दीजिएगा। तो देखिए आगे, और कोई प्रॉब्लम मेरे में लगे कि आप इतना अच्छा से नहीं करा रहे, थोड़ा और अच्छा कराइए, या और क्वेश्चन लेकर आइए, ऐसा टॉपिक भी लाइए, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, सब चीज कमेंट कर सकते हैं। आपका पूरा कमेंट का रिप्लाई देगा और पूरी बात सुना जाएगा। यहाँ पे आपके मेरे चैनल पर कम्युनिटी भी बनाया गया, आपके मन में जो भी चल रहा होगा वो पोस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है, पूरा चैप्टर बिहार बोर्ड का पूरा। और यूपी बोर्ड का अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश कराने वाला हूँ, तो सिर्फ वही होगा। तो चलिए देखिए, पहले 39 नंबर, लेखक किसे ईश्वर का वरदान बताया है? वाक शक्ति को। लेखक ने बताया अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग गूंगे प्रतीत होते हैं, और हम अपनी जो भावना एक दूसरे के प्रति प्रकट कर रहे हैं, कैसे प्रकट करते हैं? सब लोग गूंगे प्रतीत होते, लगता है कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, कोई बोलता है उसको क्या करना चाहता है, इशारों में बात होती है, तो पूरा संसार जो गूंगा प्रतीत होती। यही लेखक ने बताया कि अगर वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बनाया है, जिससे हम अपनी भावना एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं जान सकते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी कष्ट, उनकी समस्या, उनके अंदर जो भी कुछ रहेगा, द्वेष या तो कुछ भी रहेगा, वो हम जान सकते हैं किस व्यक्ति के अंदर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और लेखक का जो निवास स्थान होता है ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है हर चैप्टर में। उनका जन्म कहाँ हुआ था, निवास स्थान कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समस्तीपुर बिहार नहीं, बनारस उत्तर प्रदेश नहीं, पटना बिहार नहीं, तो क्या हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट उत्तर प्रदेश के लेखक थे, इलाहाबाद याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो बालकृष्ण भट्ट जी का ही रचना है, भगत सिंह का नहीं है। एक लेख और एक पत्र आगे आएगा, वो भगत सिंह जी का रचना है, यही महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी का है। सैल्यूट है इनको। चंद्र शर्मा गुलेरी है जो उसने कहा था पाठ लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मल्लेज जो करबक लिखे हैं, जो पदखंड का एक पहला चैप्टर है मल्लेज, करबक उन्हीं का लेखक है मल्लेज। चलिए आगे देखते, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो क्या हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। देखिए एक चीज के लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैंने एक चीज गलत बता दिया है। जो मल्लेज, जैसे इस चैप्टर में उनका कोई बात नहीं है, लेकिन पीछे भी एक बार आया था तो मैंने मल्लेज जी का वो करबक बता दिया था। मल्लेज वो एक डायरी लिखे थे, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो उनके लेखक है मल्लेज। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो और चीज बताया हो सब सही है, तो मिस्टेक हो गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिस्टेक सबसे होता है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो दमयंती स्वयंवर के किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। जैसे इसमें शॉर्ट लिस्ट दिमाग में कभी कुछ चल रहा होता है तो इसलिए गलत बुला गया, तो अभी सुधार लिया है, तो अभी ध्यान रखें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इसको देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, उसमें गड़बड़ हो गया, इस पाठ के में कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार क्या है, कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। जयप्रकाश नारायण नहीं, ये संपूर्ण क्रांति के लेखक है, जो अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसने कहा था के बाद। जगदीश चंद्र माथुर नहीं है, मोहन राकेश सिपाही की माँ जी क्या, सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। अभी बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। क्या हो जाएगा? 100 अजान एक सुजान। पीछे भी कराया था कि उसमें बोला गया था इनमें से कौन है जयप्रकाश कौन बालकृष्ण भट्ट जी का रचना नहीं है, तो उसमें था तीनों बताया, उसमें भी ऑप्शन में था 100 अजान एक सुजान। तो मैं बताया था, ऐसे याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट जी का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे? लगभग उन्होंने 1000 के आसपास निबंध लिखा था। पूरा याद रखिए, याद हो जाएगा 1000। ऑप्शन भी सही रहेगा, 1002, 809, 702। तो याद रखिएगा 1000। कितने निबंध लगभग कितने निबंध लिखे थे? 1000। तो ऑप्शन नंबर ए। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने कहां से निकालना प्रारंभ किए? पटना से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, कोलकाता से। तो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। पीछे भी बताया था जब हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका चर्चा हुआ था, 2 बार बता दिया, 2 क्वेश्चन आया था तो 2 बार बताया हूँ। तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद से उन्होंने स्टार्ट किया था। 1877 में इलाहाबाद से स्टार्ट किया था। हिंदी प्रदीप नामक जो लेखक, इनके लेखक है जिनके संपादक है बालकृष्ण भट्ट, और लगभग ये 33 साल तक चला था। तो ध्यान रखिएगा, इसका चर्चा मैंने 2-3 बार कर दिया हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। घुमा घुमा कर इधर से उधर पूछेगा, मैं भी आपको पूरा घुमा कर बता दिया, पूरा इधर से उधर पूरा करके। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका लेखक ने किस सभा की ओर से निकाला? वर्धनी सभा। देखिए ये भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखिए, आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी ध्यान रखिए। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका लेखक ने किस सभा की ओर से निकालना प्रारंभ किया था? तो क्या हो जाएगा? वर्धनी सभा। विशाल सभा नहीं, वाहिनी सभा नहीं, अयोग सभा नहीं, तो क्या हो जाएगा? वर्धनी सभा। याद रखिएगा, वर्धनी सभा। हिंदी प्रदीप किस सभा की ओर से निकालना प्रारंभ किए थे? वर्धनी सभा। यह क्वेश्चन भी आ गया था, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? 31 वर्षों तक। यह कितने वर्षों तक चला? तो 33 वर्षों तक। क्या हो जाएगा? 33 वर्ष। ध्यान रखिएगा, कई बार इसका चर्चा हो गया, तो इसको ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब क्लास में फोकस कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर पूरा फोकस करके सुनिए। देखिए, इस पे पढ़ने से ज्यादा मेरे आवाज पे भी फोकस कीजिए, इससे भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। और सामने देखिए, इधर उधर नहीं देखिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 47 देखिए, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? वो पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी थे, लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे। तो ऐसा पूछ दे, बालकृष्ण भट्ट क्या थे? तो पत्रकार भी दे देगा, यहाँ डॉक्टर दे देगा, यहाँ पे चिकित्सक देगा, किसान देगा, तो क्या हो जाएगा? पत्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या नहीं थे? तो महाकाव्यकार नहीं थे, बाकी सब थे। पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, आलोचनाकार भी। पत्रकार जैसे हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था, वही निकाले थे, तो पत्रकार हो गए, निबंध लिखे, निबंधकार हो गए, आलोचनाकार भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्यकार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी थे? ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघर। तो क्या हो जाएगा? सभी। जैसे इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे इनका जन्म तिथि पूछ लेगा, तो ये सब इनके काल के समय ही थे, तो इनके आसपास के होंगे, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। और ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चैप्टर जितना के चर्चा हुआ है, इनमें किसी लेखक का इसमें पाठ नहीं है आगे। तो बालकृष्ण भट्ट के समय के ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकार लेखकों से की? तो क्या हो जाएगा? एडिसन और स्टील। पीछे बताया भी था कि एडिसन और स्टील, इसको घुमाकर पूछ देगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने, जैसे उसमें पूछा था कि रामचंद्र शुक्ल जो ने बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था? तो क्या हो गया था? ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। और इसको घुमा दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्यकार लेखकों से की है? तो क्या हो जाएगा? एडिसन और स्टील। विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, विलियम शेक्सपियर नहीं, हडसन और स्विफ्ट नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें ऑप्शन एडिसन और स्टील। हिंदी साहित्य के लेखक से की है, तो एडिसन और स्टील, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, नौजवानों की निंदा किनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण है?
लेखक ने इस पाठ में बताया है कि जब दो बुढ़ा या बुढ़ियों की बातचीत सुनिएगा तो अपने घर के नौजवानों के बुराई, नई पीढ़ी की बुराई ही करेंगे, अपने पुतों का, अपनी बेटा का या अपने कोई चीज का बुराई करते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, दो बूढ़ों और बुढ़िया की बातचीत में नौजवानों की जो निंदा करते रहते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो मूर्खों की बातचीत में उसके कोई बातचीत की चर्चा ही नहीं है। दो महिलाओं की बातचीत में, दो सहेलियों की बातचीत में, तो दो सहेलियों की बातचीत में क्या उम्दा चलाता है, रस का समुंदर, ये ध्यान रखिएगा। और बुद्धों की बातचीत में रहता है नौजवानों की निंदा करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ही होगा। लेखक के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? उनके माताजी ने, लेखक के माताजी ने उनके मन में अध्ययन की लालसा एवं रुचि जगाई थी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनके माताजी का नाम क्या था, पार्वती देवी। तो उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट जी के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो बने रहिए करियर गाइड विद प्रेम में, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, अगर लगता है कि यहाँ से सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे मेहनत पे आपको भरोसा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा आसान भाषा में आपको यहीं पे पूरा सिलेबस कराया जाएगा, सारा क्वेश्चन आंसर। तो अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसलिए बोर्ड यहीं पे पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड में लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इतना आंसर क्वेश्चन आंसर कैसे लेके आएगा। तो यहीं पे देखते रहिए, तो पूरा क्वेश्चन आंसर यहीं से बाहर आएगा ही नहीं। बहुत रिसर्च के साथ बनाया, 2-3 दिन लगा इसको बनाने में, ऐसे नहीं बन जाता है, जो कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना रहता है। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में धन्यवाद जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें लग जाएगा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक देखें, आपको समझ में आया है। तो कमेंट में धन्यवाद जरूर लिख दीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा और बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो धन्यवाद, गुड नाइट, चलिए बाय बाय।